कैसे हैं दोस्तों? एकदम बढ़िया। बहुत ही आग्रह था आपका कि सर राज्य व्यवस्था पर कुछ वीडियोस अपलोड करिए, कुछ वीडियोस डालिए भारत के संविधान पे। तो मैंने पहला वीडियो स्टार्ट किया है भारत के संविधान को। मानता हूँ थोड़ा विलम्ब हुआ है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा समय लग गया और कुछ फॉल्ट्स की वजह से। पर अब आपको जो भी मिलेगा पॉलिटी के बारे में, जो भी वीडियोस मिलेंगे वो रेगुलर मिलती रहेंगी। जैसे कि मैंने पहले इस वीडियोस अब अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान, क्योंकि बहुत ही प्रतीक्षित रहा है। कई बार आप लोगों ने मेल कमेंट्स किए हैं, कॉल किए हैं, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान। आइए स्टार्ट करने से पहले एक बात जान लेते हैं दोस्तों कि संविधान है क्या। आज तक हमने कई बार पढ़ा भारत का संविधान, चीज़ों को रटते रहें, पढ़ते रहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि संविधान है क्या ये भी जानना तो जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि संविधान का अर्थ क्या है, तब तक आप कैसे पढ़ पाएंगे संविधान के बारे में, कैसे समझ पाएंगे, कैसे चीज़ों को एकत्रित कर पाएंगे, जब आपको यही नहीं क्लियर होगा कि संविधान का अर्थ क्या है। तो अगर संविधान का अर्थ जानना है तो मैं बताऊंगा आपको। अभी तक पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है, और जो मैं पढ़ाऊंगा वो कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। चलो, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सं और दूसरा विधान। यानी कि एक ऐसी विधि जो सबके लिए समान हो, वही क्या है? संविधान है। इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो आइए संविधान देखते हैं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। यानी कि एक ऐसी विधि जो सबके लिए समान हो, वही संविधान कहलाएगा। अब संविधान की बात करें तो संविधान का बेसिक अर्थ क्या होता है, किस उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है संविधान, यह भी जान लेते हैं। जैसे किसी भी घर का संचालन करने के लिए आर्थिक स्थिति का होना अनिवार्य है, कुछ स्तंभ होना चाहिए जिससे घर की बागडोर संभाली जा सके। सिर्फ घर का होना ही मायने नहीं रखता है, उस घर का संचालन करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए नींव की जरूरत होती है। तो नींव हमारे स्तंभ का कार्य करते हैं, खड़े रहने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार किसी देश को, किसी संस्था को, किसी एजेंसी को चलाने के लिए कुछ लिखित प्रावधानों की आवश्यकता होती है, जिसको हम संविधान कहते हैं। तो इन्हीं लिखित दस्तावेजों का संग्रह ही क्या है? संविधान। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि अगर आपके पास कोई निश्चित विधि नहीं है तो आप एक समुचित ढंग से घर भी नहीं चला सकते। अगर आपके पास व्यवस्थित तरीका नहीं है, आपके पास आय तो है पर उसको खर्च करने का तरीका नहीं पता है कि कितना खर्च करना है, कैसे करना है, तो आप जो भी आय एकत्रित करेंगे उसको गंवा देंगे। तो एक तरीका होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को, एजेंसी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिन लिखित प्रावधानों की आवश्यकता होती है, उसी को एक शब्द में हम डिफाइन करते हैं, संविधान। अब संविधान के लिए जैसे घर का संचालन करना हो तो घर को आसानी से डिफाइन किया जा सकता है कि पिताजी हैं, पैसे कमाते हैं, माँ है, खाना बनाती हैं। तो ये घर की नींव है जिनकी वजह से घर का संचालन होता रहता है। लेकिन देश को चलाने के लिए किन स्तंभों की आवश्यकता होगी, यह जानना जरूरी है। तो देश को सिर्फ 3 स्तंभ चलाते हैं, उन्हीं 3 स्तंभों के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, जिसकी वजह से हम सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं उन 3 स्तंभों को दोस्तों। पहले स्तंभ को हम विधायिका के नाम से जानते हैं। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। दूसरा जो स्तंभ है वह है कार्यपालिका। इसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशियरी बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों विधायिका के बारे में। विधायिका क्या है? तो वह संस्था जो किसी देश को चलाने के लिए विधि का निर्माण करे, कानूनों का निर्माण करे, वही क्या है? विधायिका है। अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो जो विधि ने निर्मित किया है, जिस संस्था ने विधि का निर्माण किया है, उस विधि का पूरा पालन कराने का उत्तरदायित्व कार्यपालिका के ऊपर होता है। कार्यपालिका ही विधि का पूर्ण पालन जनता से कराता है। और जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उसका न्याय करता है न्यायपालिका।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी देश का समुचित ढंग से संचालन करने के लिए, अनुशासित तरीके से उसको चलाने के लिए इन 3 स्तंभों का होना अनिवार्य है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण होगा किसी भी देश के संचालन के लिए, कार्यपालिका के द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा और जनता के द्वारा उसका पालन कराया जाएगा। न्यायपालिका, जब भी कार्यपालिका या विधायिका में कोई मतभेद उत्पन्न होगा या फिर कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो उसका समुचित न्याय करने के लिए न्यायपालिका स्थित रहेगी, जो इन दोनों का समुचित न्याय करेगी। अगर न्यायपालिका में कोई विभेद होगा तो उसके लिए अलग प्रावधान है दोस्तों। लेकिन ये जान लीजिए कि किसी भी देश को समुचित ढंग से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका विधि का निर्माण करना और जनता से कार्यों का पालन कराना, विधि का पालन कराना है, और न्यायपालिका उनके मतभेदों को सुलझाता है। तो यह हो गया संविधान का अंग, 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस चीज को क्लियर करिए कि संविधान को चलाने के लिए 3 स्तंभ हैं। ये 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। क्लियर है दोस्तों। अब भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत का संविधान स्वतंत्रता के बाद का ही माना जाता है। उससे पहले जो ब्रिटिशों ने बनाया था, जो ब्रिटेन या जो ब्रिटिशवासी यहाँ पे शासन करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके आधार पे कुछ संविधान का ढांचा तैयार किया गया था। ऐसा नहीं था कि भारत का संविधान एक बैग वर्ष 1950 में लागू कर दिया गया। यह कई तत्वों से प्रेरित हुआ है, कई देशों से मिक्स किया गया है, उसके बाद बनाया गया है भारत का कार्यपालिका, भारत का संविधान। अगर देखा जाए तो वर्ष 1772 ईस्वी से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। क्या कह सकते हैं, भारत का जो संवैधानिक विकास प्रारंभ हुआ वो सन 1772 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। उसी के आधार पर परिवर्तन होते 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 वर्ष 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ और वर्ष 1949 में संविधान बन के पूर्ण हो गया, जिसको 26 जनवरी वर्ष 1950 को लागू कर दिया गया संपूर्ण भारत में। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि भारत का संविधान क्या है। जैसा कि बताया जाता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो संविधान का ढांचा है उसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो एक प्रस्तावना थी, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ये अनुसूची 8 ही थी। मूल रूप से जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी, पर वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो एक बार संविधान के बारे में जान लेते हैं कि प्रस्तावना जो लाया गया वो कब लाया गया था। तो प्रस्तावना लाया गया था 9 दिसंबर 1946 को, जब 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पर 2 दिनों बाद ही इनको बदल दिया गया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। और 2 दिनों बाद जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना रखा गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को मान्यता प्राप्त कर दिया गया और उसको भारत के संविधान में ऐड कर दिया गया, जिसका पहली बार पाठन 26 नवंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के आगे किया गया। एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो प्रस्तावना पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन था, क्योंकि अगर वर्णन पता होगा तभी संविधान को आसानी से समझा जा सकता है। और एक बात जान लीजिए, जो भी संविधान मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर पूछेगा नहीं दोस्तों। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पढ़ लीजिए, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछना है आपसे, इसके आगे कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, ये मैं वादा करता हूँ। आइए देखते हैं प्रस्तावना पे एक नजर। तो भारत की प्रस्तावना जो थी, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है और कई एग्जामिनेशंस में ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना पढ़ी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वो ये थी, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अव्यक्त विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पद और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। यही कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पढ़ा गया और इसी को भारत की प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। अब भारत की प्रस्तावना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि जो पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, यानी कि अंत में जो शब्द प्रयोग किया गया है अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित, यानी कि जो प्रस्तावना है और जो संविधान है वह किसके लिए है और किसने इसको अपनाया। ये कई बार पूछा गया है कि संविधान जो बना भारत का वो किसके लिए बना, तो भारतीय जनता के लिए बना। किसके द्वारा अपनाया गया, तो सभी भारतवासियों के द्वारा। पूछा यही जाता है कि संविधान अपनाया किसके द्वारा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा या संसद के द्वारा। तो हमारा जवाब हमेशा क्या रहेगा, सभी भारतवासियों के द्वारा, यानी कि जो लोग भारत के निवासी हैं उन सबने क्या किया, भारत के संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया व आत्मार्पित कर लिया, हम भारत के लोग। उसके बाद जो शब्द प्रयोग किए गए हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो पूछा जाता है कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत के लोगों को कितने प्रकार के न्याय प्राप्त हैं, तो 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों, वो भी जान लीजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय भारतीय जनता के द्वारा भारतीय जनता को प्राप्त है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। जब मैं आपको न्याय पद्धति पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको ये बताऊंगा कि सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है और राजनीतिक न्याय क्या होता है, क्योंकि सामाजिक न्याय अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक न्याय का भी एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, और राजनीतिक न्याय अपने में बहुत ही अद्भुत है। तो जब मैं न्याय संगति और न्याय पद्धति पढ़ाऊंगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को आपके सामने रखूंगा। एक दिन का समय लगेगा पर ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो भारत के लोगों को कितने प्रकार के न्याय प्राप्त हैं, 3, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। आर्थिक न्याय को पहले रख दिया जाता है, राजनीतिक को उसके बाद और सामाजिक को सबसे बाद। तो याद रखिएगा जो हमें न्याय का सीक्वेंस प्राप्त है वो सामाजिक, आर्थिक और फिर राजनीतिक न्याय। उसके बाद पूछा जाता है कि भारत के लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, तो भारत के लोगों को 5 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। कौन कौन सा, सीक्वेंस जरूर देखिएगा दोस्तों, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो न्याय प्राप्त है, जो पहली स्वतंत्रता है वो विचार की स्वतंत्रता। आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, इस पे किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जबकि अन्य कई देश हैं जो आपके विचारों पर भी प्रतिबंध लगाते हैं, आपको कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। तो पहली स्वतंत्रता विचार की स्वतंत्रता। दूसरी अभिव्यक्ति, आप जो सोच रहे हैं उसको पूरी तरह से सबके सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको प्राप्त है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आप किसी के भी ऊपर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला है धर्म की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में श्रद्धा रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान्यता दे सकते हैं, इसकी पूरी स्वतंत्रता भारत में आपको प्राप्त है। उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, किसी को भी पूजिए, किसी के भी पंथ के ऊपर चलिए, ये पूरी तरह से आपको फ्रीडम प्रोवाइड करता है। यानी कि भारत के लोगों को जो 5 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। क्लियर है दोस्तों? यानी कि स्वतंत्रताएं ये देखिए, न्याय कितने हो गए, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी हो गई, 5, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता।
समानता किस किस में दिया गया है। अगला प्रश्न जो बनता है कि भारत के लोगों को कितने प्रकार की समानताएं प्राप्त हैं। तो पद की समता प्राप्त है आपको और अवसर की। पद यानी कि कोई भी वर्ग हो, कोई भी छोटा, जैसे कि जो जाति वर्गीकरण है, जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पे आप किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप किस पद तक पहुंच सकते हैं। तो आप छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद तक को एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी समानता आपको दी गई है। अवसर की, सबको प्रोत्साहित किया जाएगा, सबको बढ़ने का मौका दिया जाएगा, किसी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। पुरुष और महिला सबको समान अधिकार प्राप्त है, सबको समता का अधिकार प्राप्त है, सबको समान अवसर दिए जाएंगे अच्छे पद को प्राप्त करने के लिए, अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने के लिए। ये सब अवसर प्रदान किया गया है भारत में। और जितनी स्वतंत्रता भारत में है, जितनी समानता का अधिकार भारत में दिया गया है, अन्य देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है और समता 2, पद और अवसर की क्षमता। इसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, यानी कि हम जो भी बात करेंगे वो राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारे को बढ़ाने के लिए ही करेंगे। अखंडता, भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए करेंगे, इसको विखंडित करने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ भारत को एकजुट होकर आगे बढ़ाने का दायित्व है हमारे ऊपर। इस तरह से हम भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये तो दोस्तों हो गया भारत की प्रस्तावना का विवरण। अब अगली जो वीडियो मैं डालूंगा आपके लिए वो पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, भाग 1 से लेके भाग 22 तक का। उसको अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि भाग 1 से और भाग 22 तक का अगर समरी आप समझ गए कि किस भाग में किसका विवरण है, आपको अनुच्छेद समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों जो मैंने आपको 3 स्तंभ बताए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका एक डिस्क्रिप्शन ब्यूरो चलेगा आपके सामने। पढ़ने के बाद आप खुद समझेंगे क्या सही है और क्या गलत। तो लोक लुभावन की तरफ मत भागिए, बस पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।